सुनिए, पूर्वा का फ़ोन है, आपसे बात करेगी। मैं बैठक में फ़ोन लेकर पहुंच गई थी। हाँ हाँ, लाओ फ़ोन दो। हाँ पूर्वा बेटी, कैसी हो? तुम्हें एक मज़ेदार बात बतानी थी। कल खाना बनाने वाली बाई नहीं आई थी तो मैंने वही चक्करदार जलेबी वाली रेसिपी ट्राई की थी। खूब मज़ेदार बनी। और बताओ दिनेश कैसा है? हाँ, तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाय। बिटिया का फ़ोन लगता है। एक अजनबी ने उत्सुकता जताई। जी, वह हमारी बहू है। बाप बेटी का सा रिश्ता बन गया है ससुर और बहू के बीच। पिछले सप्ताह ये लखनऊ एक सेमिनार में गए थे। मेरे लिए तो बस एक साड़ी लाएं और पूर्वा के लिए कुर्ती, टॉप्स, ब्रेसलेट और न जाने क्या क्या उठा लाएं। मुझ बेचारी ने तो मन को समझा बुझाकर पूरी जिंदगी निकाल ली थी कि इनके कोई बहन बेटी नहीं है, तो ये बेचारे लड़कियों की चीज़ें लाना क्या जाने। और अब देखिए कि बहू के लिए आपको तो बहुत ईर्ष्या होती है। यह सब देखकर अतिथि महिला ने उत्सुकता से पूछा। अब इस नारी सुलभ ईर्ष्या वाली उम्र ही नहीं रही कि अपनी ही बेटी से क्या ईर्ष्या रखना। अब तो मन को यह सोचकर बहुत सुकून मिलता है कि चलो, वक्त रहते इन्होंने खुद को समय के मुताबिक ढाल लिया, वरना पहले तो मैं ही यही सोच सोचकर चिंता से मरी जाती थी कि मैं के फोबिया में कैद इस इंसान का मेरे बाद क्या होगा। आगंतुक महिला मेरा चेहरा देखती रह गई थी, पर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। हाँ, मन जरूर कुछ महीने पहले की यादों में भटकने पर मजबूर हो गया था। बेटा दिनेश और बहू पूर्वा सप्ताह भर का हनीमून मनाकर लौटे थे और अगले दिन ही मुंबई अपने कार्यस्थल लौटने वाले थे। मैं बहू की विदाई की तैयारी कर रही थी कि तभी दिनेश की कंपनी से फ़ोन आ गया। उसे 4 दिनों के लिए प्रशिक्षण हेतु बेंगलुरु जाना था, तो पूर्वा को भी साथ ले जा, मैंने सुझाव रखा था। मैं तो पूरे दिन प्रशिक्षण में व्यस्त रहूँगा, पूर्वा बोर हो जाएगी। पूर्वा, तुम अपने पापा मम्मी के पास हो आओ, फिर सीधे मुंबई आ जाना। मैं सीधा आऊँगा वहाँ पर। अब और छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम रवाना हो, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। दिनेश चला गया। अब हम पूर्वा के कार्यक्रम का इंतजार करने लगे, लेकिन यह जानकर हम दोनों ही चौंक पड़े कि पूर्वा कहीं नहीं जा रही थी। उसका 4 दिन बाद यहीं से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने का कार्यक्रम था। 2 दिन तो आने जाने में ही निकल जाएंगे, फिर इतने सालों से उनके साथ ही तो रह रही हूँ, अब कुछ दिन आपके साथ रहूँगी। पूर्वा शहर भी देख लूँगी। बहू के मुंह से सुनकर मुझे अच्छा लगा था। सुनिए बहू, जब तक यहाँ है आप ज़रा शाम को जल्दी आ जाएं तो अच्छा लगेगा। इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? मैं दोस्तों के संग मौज मस्ती करने या जुआ खेलने के लिए तो नहीं रुकता हूँ। कॉलेज में ढेर सारा काम होता है, इसीलिए रुकता हूँ। जानती हूँ, पर अगर बहू शाम को शहर घूमने जाना चाहे तो कार घर पर ही है, उसे ड्राइविंग आती है। तुम दोनों जहाँ चाहो चले जाना, चाबी पड़ोस में दे जाना। महेश जी भले ही मना कर गए थे, लेकिन उन्हें शाम ठीक वक्त पर आया देखकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। चलिए बहू को कहीं घुमा लाते हैं। कहाँ चलना चाहोगी बेटी? मैंने पूर्वा से पूछा। मुझे तो शहर का कोई आइडिया नहीं है मम्मा, बाहर निकलते हैं फिर देख लेंगे। घर से कुछ दूर निकलते ही एक मेला सा लगा। देख पूर्वा, उसके बारे में पूछ बैठी। यहाँ चहल पहल कैसी है? यह दिवाली मेला है, मैंने बताया। तो चलिए वहीं चलते हैं। बरसों से मैंने कोई मेला नहीं देखा। मेले में पहुँचते ही पूर्वा बच्ची की तरह किलक उठी थी। मम्मा, पापा, मुझे बलून पर निशाना लगाना है, उधर चलते हैं ना? हम दोनों का हाथ पकड़ कर वह हमें उधर घसीट कर ले गई थी। मैं तो अवाक उसे देखती रह गई थी। उसका हमारे संग व्यवहार एकदम बेतकल्लुफ़ था, सरल था, मानो वह अपने मम्मी पापा के संग हो। मुझे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन मन ही मन मैं महेश जी से भय खा रही थी कि कहीं वे उस मासूम को झिड़क ना दें। उनकी सख्त मिजाज प्रोफेसर वाली छवि कॉलेज में ही नहीं घर पर भी बनी हुई थी। पूर्वा को देख कर लग रहा था कि मानो वह ऐसे किसी कठोर अनुशासन की छांव से कभी गुजरी ही ना हो, या गुजरी भी हो तो अपने नाम के अनुरूप उसके एक झोंके से उड़ा देने की क्षमता रखती हो। बेहद स्वच्छंद और आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी खुशमिजाज उन्मुक्त पूर्वा का अपने घर में आगमन मुझे ठंडी हवा के झोंके सा एहसास करा रहा था। पल पल सिहरन का एहसास महसूस करते हुए भी मैं इस ठंडे उन्मुक्त एहसास को भरपूर जी लेना चाह रही थी। पूर्वा की ओ लगा कि पुकार के साथ उन्मुक्त हंसी गुजी तो मैं एक बारगी फिर सिहर उठी थी। हड़बड़ाकर मैंने महेश जी की ओर दृष्टि दौड़ाई तो चौंक उठी थी।
वे हाथ में बंदूक थामे एक आंख बंद कर गुब्बारों पर निशाना लगाए जा रहे थे और पूर्वा उछल उछल कर ताली बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। अब पूर्वा निशाना साधने लगी और महेश जी ताली बजा बजा कर उसका उत्साहवर्धन करने लगे। मुझे हैरत से निहारते देख हुए बोल उठे, अच्छा खेल रही है ना पूर्वा। बस उसी क्षण से मैंने भी पूर्वा को बहू कहना छोड़ दिया। रिश्तों की जिस मर्यादा को जबरन ढोए जा रही थी, उस बोझ को परे धकेल एकदम हल्के हो जाने का एहसास हुआ। फिर तो हमने जमकर मेले का लुत्फ उठाया था। कभी चाट का दोना तो कभी फालूदा, कभी चक्री तो कभी झूला। ऐसा लग रहा था मानो एक नई दुनिया में आ गए हैं। बर्फ का गोला चाटते महेश जी को मैंने टोका मारा, अभी आपको कोई स्टूडेंट या साथी प्राध्यापक देख लो तो। महेश जी कुछ जवाब देते इससे पूर्वा बोल पड़ी, तो हम कोई गलत काम थोड़ी ही कर रहे हैं। वैसे भी इंसान को दूसरे के कहने की परवाह कम ही करनी चाहिए। जो खुद को अच्छा लगे वही करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं तो कभी अपने दिल और दिमाग में संघर्ष हो जाता है तो भी मैं अपने दिल की बात को ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। छोटी सी तो ज़िंदगी मिली है हमें, उसे भी दूसरों के हिसाब से जिएंगे तो अपने मन की कब करेंगे। हम दोनों उसे हैरानी से ताकते रह गए थे। कितनी सीधी सी फिलॉसफी है एक सरल जिंदगी जीने की, और हम हैं कि अनेक दाव पेचों से उसे उलझाकर एकदम नीरस बना डालते हैं। पहला दिन वाकई बड़ी मस्ती में गुजरा। दूसरे दिन हमने उसकी शादी की फिल्म देखने की सोची। 2 बार देख लेने के बावजूद हम दोनों का क्रेज कम नहीं हो रहा था, लेकिन पूर्वा सुनते ही बिदक गए। बोर हो गई मैं तो अपनी शादी की फिल्म देखते देखते। आज आपकी शादी की फिल्म देखते हैं। हमारी शादी की, पर बेटी वह तो कैसेट में है जो इसमें चलती नहीं है। मैंने समस्या रखी, लाइए मुझे दीजिए। पूर्वा कैसेट लेकर चली गई और कुछ ही देर में उसकी सीडी बनवा कर ले आई। उसके बाद जितने मज़े लेकर उसने हमारी शादी की फिल्म देखी, उतने मज़े से तो अपनी शादी की फिल्म नहीं देखी थी। हर रस पर उसके मज़ेदार कमेंट हाजिर थे। आपको भी ये सब पापड़ पेलने पड़ी थे। ओ, हम कब बदलेंगे। वाह पापा, आप कितने स्लिम और हैंडसम थे। मम्मा, आप कितनी शर्मा रही थी। सच कहूँ तो फिल्म से ज़्यादा हमने उसकी कमेंट्री को एंजॉय किया, क्योंकि उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। ऐसा लग रहा था कमेंट उसकी जबान पे दिल से उछल उछल कर आ रहे थे। अगले दिन मूवी, फिर उसके अगले दिन फिर बिग बाजार। वक्त कैसे गुजर रहा था पता ही नहीं चल रहा था। अगले दिन पूर्वा की फ्लाइट थी। दिनेश मुंबई पहुंच चुका था। रात को बिस्तर पर लेटते आंखें बंद करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि जागती आंखों से दिख रहा सपना ज़्यादा हसीन लग रहा था। आंख बंद कर ली और यह सपना चला गया तो पास लेटे महेश जी भी शायद यही सोच रहे थे। तभी तो उन्होंने मेरी ओर करवट बदली और बोले, कल पूर्वा चली जाएगी। घर कितना सूना लगेगा। 4 दिनों में ही उसने घर में कैसी रौनक ला दी है। मैं खुद अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रहा हूँ। जानती हो सीमा, बचपन में मैंने घर में बाबूजी का कड़ा अनुशासन देखा है। जब ये जोर से बोलने लगते थे तो हम भाइयों के हाथ पांव थरथराने लगे थे। बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हो जाने के बाद तक मेरे दिलो दिमाग पर उनका अनुशासन हावी रहा। जब उनका देहांत हुआ तो मुझे लगा अब मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि मुझे हर काम उनसे पूछ कर करने की आदत हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला इस दरमियान कब उनका गुस्सा, उनकी शक्ति मेरे अंदर समाविष्ट होते चले गए थे। मैं धीरे धीरे दूसरा बाबूजी बनता चला गया। जिस तरह मेरे बचपन के शौक, निशानेबाजी, मूवी देखना आदि हम तोड़ते चले गए थे, ठीक वैसे ही मैंने दिनेश के, तुम्हारे सबके शौक को चलने का प्रयास किया था। मुझे इससे एक अजीब आत्मसंतुष्टि सी मिलती थी। तुम चाहो तो इसे एक मानसिक बीमारी कह सकती हो, पर समस्या बीमारी की नहीं, उसके समाधान की है। पूर्वा ने जितनी नरमाई से मेरे अंदर के सोए हुए शौक जगाए हैं और जितने प्यार से मेरे अंदर के तानाशाह को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, मैं उसका एहसानमंद हो गया हूँ। मैं के फोबिया से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। सच तो यह है सीमा, बंदिशें मैंने सिर्फ दिनेश और तुम पर ही नहीं लगाई थी, खुद को भी वर्जनाओं की जंजीरों में जकड़ कर रखा था। पूर्वा से भले ही यह सब अनजाने में हुआ है, क्योंकि उसने मेरा पुराना रूप तो देखा ही नहीं है, लेकिन मैं अपने इस नए रूप से बेहद प्यार करने लगा हूँ, और तुम्हारी आंखों में भी यह प्यार स्पष्ट देख सकता हूँ। मैं तो आपसे हमेशा से ही प्यार करती आ रही हूँ। मैंने टोका।
वह रिश्तों की मर्यादा में बंधा प्यार था जो अक्सर हर पति पत्नी में देखने को मिल जाता है। लेकिन इन दिनों मैं तुम्हारी आंखों में जो प्यार देख रहा हूँ वह प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार है, जिसकी बात अलग ही है। अच्छा, अब सो जाइए, सवेरे पूर्वा को रवाना करना है। मैंने महेश जी को तो सोने के लिए कह दिया, लेकिन खुद सोने से डरने लगी। जागती आंखों से देख रही इस सपने को तो मेरी आंखें कभी नज़रों से ओझल नहीं होने देंगी। मेरी आंखों में अभी कुछ और सपने सजने बाकी थे। पूर्वा को विदा करने के चक्कर में मैं हर काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। भागते दौड़ते नहाने घुसी तो पाँव फिसल गया और मैं चारों खाने चित जमीन पर गिर गई। पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। महेश जी और पूर्वा मुझे लेकर अस्पताल दौड़ पड़े। पाँव में पक्का प्लास्टर चढ़ गया। पूर्वा की फ्लाइट का वक्त हो गया था, मगर वह मुझे इस हाल में छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रही थी। उसने दिनेश को फ़ोन करके सब स्थिति बता दी, साथ ही अपनी टिकट भी कैंसिल करवा दी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, मेरी वजह से सब चौपट हो गया। अब दोबारा टिकट बुक करानी होगी। दिनेश अलग परेशान होगा। डॉक्टर, दवा आदि पर भी कितना खर्च हो जाएगा। सब मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से है। घर बैठे मुसीबत बुला ली मैंने। आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं मम्मा? यह तो शुक्र है, जरा से प्लास्टर से ही आप ठीक हो जाएंगी। और कुछ हो जाता तो रही बात खर्चे की, तो यदि ऐसे वक्त पर भी पैसा खर्च नहीं किया गया तो फिर वह किस काम का? यदि आपके इलाज में कोई कमी रह जाती जिसका फल आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ता, तो यह पैसा क्या काम आता? हाथ पांव सलामत है तो इतना पैसा तो हम चुटकियों में कमा लेंगे। उसकी बातों से मेरा मन वाकई बहुत हल्का हो गया। पीढ़ियों की सोच का टकराव मैं कदम कदम पर महसूस कर रही थी। नई पीढ़ी लोगों के कहने की परवाह नहीं करती, अपने दिल की आवाज़ सुनना पसंद करती है। पैसा खर्च करते वक्त हम जैसा आगे पीछा नहीं सोचती, क्योंकि वह इतना कमाती है कि खर्चा करना अपना हक समझती है। घर की बाग दौड़ दो जोड़ी अनाड़ी हाथों में आ गई थी। महेश जी को घर के कामों का कोई खास अनुभव नहीं था। इमरजेंसी में पराठा खिचड़ी आदि बना लेते थे। उधर पूर्वा भी पहले पढ़ाई और फिर नौकरी में लग जाने के कारण ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर इधर 4 दिन मेरे साथ रसोई में लगने से दाल शक्कर के डब्बे तो पता चले ही थे। साथ ही सब्जी पुलाव आदि में भी थोड़े थोड़े हाथ चलने लग गए थे, वरना रसोई की उसकी दुनिया में मैगी पास्ता और कॉफ़ी तक ही सीमित थी। मुँह से पूछ कर दोनों ने 2 दिन पेट भरने लायक पका ही लिया था। तीसरे दिन खाना बनाने वाली बाई का इंतजाम हो गया तो सब ने राहत की सांस ली। लेकिन इन 2 दिनों में ही दोनों ने रसोई को अच्छी खासी प्रयोगशाला बना डाला था। अब जब तब फोन पर उन प्रयोगों को याद कर हंसी से दोहरे होते रहते हैं। तीसरे दिन दिनेश भी आ गया था। 2 दिन और रुक कर वे दोनों चले गए थे। उनकी विदाई का दृश्य याद करके आंखें अब भी छलक उठती है। दिनेश तो पहले पढ़ाई करते हुए और फिर नौकरी लग जाने पर अक्सर आता जाता रहता है, पर विदाई के दर्द की जो तीव्र लहर हम उस वक्त महसूस कर रहे थे वह पिछले सब अनुभवों से जुदा थी। ऐसा लग रहा था बेटी विदा होकर बाबुल की दहलीज लांघकर दूर देश जा रही है। पूर्वा की जबान पर यह बात आ भी गई थी। जुदाई के ऐसे मीठे से दर्द की कसक एक बार तब उठी थी जब कुछ दिन पूर्व मायके से विदा हुई थी। तब एहसास भी नहीं था कि इतने कम अंतराल में ऐसा मीठा दर्द दोबारा सहना पड़ जाएगा। पहली बार मुझे पीढ़ियों की सोच टकराती नहीं, हाथ मिलाती महसूस हो रही थी। भावनाओं के धरातल पर आज भी युवा प्यार के बदले प्यार देना जानते हैं और विरह के छड़ों में उनका भी दिल भर आता है। पूर्वा चली गई। अब ठंडी हवा का हर झोंका घर में उसकी उपस्थिति का आभास करा जाता था।